नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि संसद में दूसरे दिन भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा, कार्यवाही में बाधा पड़ी है। क्या है विपक्ष का मुद्दा, क्यों इस तरह से वो बाधित कर रहे हैं, जबकि सरकार चर्चा को तैयार है। और इसके बाद आज की खास चर्चा करेंगे कि विपक्षी एकता को लेकर जो INDIA नाम से जो गठबंधन बना, उसमें ऊपर तो गठबंधन बन गया है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस, जो प्रदेश कांग्रेस है, वो इसका विरोध कर रही है, और भी कई तरह के विरोधाभास हैं, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही पश्चिम बंगाल में जो चुनावी हिंसा हुई और जिस तरह महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए, तो बीजेपी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, उस पर भी करेंगे बात। और बात करेंगे कि कर्नाटक विधानसभा में क्यों बरपा है हंगामा। 10 भाजपा विधायकों को निकाल दिया गया और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है कि उन्हें वापस लिया जाए। क्या था मुद्दा, इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात। और हो सकता है कि ज्ञानवापी के मुद्दे पर वाराणसी अदालत का फैसला आए, तो उस पर भी हम करेंगे बात, अगर फैसला आ जाता है तो। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने नई दिल्ली में की द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौता पत्रों पर किए गए हस्ताक्षर। द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बनी सहमति। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी मणिपुर के हालात पर शोर शराबा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अब सोमवार तक के लिए स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को बताया भविष्य के कार्यबल का मंत्र। इंदौर में चल रही G20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक में पीएम ने ई-श्रम पोर्टल को सराहा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति PACs के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी CCS की सेवाएं की शुरू। कहा पैक्स और CSC हो रहे हैं एक। गांवों में गरीबों को मिल सकेंगी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं। 14,000 ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा डिजिटलीकरण से योजनाओं के क्रियान्वयन में बढ़ रही है पारदर्शिता। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर 4 अगस्त को अब होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। अदालत ने शिकायतकर्ता और गुजरात सरकार को जारी किए नोटिस। और ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे पर आज वाराणसी की अदालत सुना सकती है फैसला। सभी पक्षों की बहस हो चुकी है पूरी। हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी याचिका। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले चर्चा करते हैं सबसे पहले एजेंडे पर, और पहला एजेंडा जो हमारा है वो संसद से है, जहां मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में मणिपुर की घटना को लेकर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। तो दूसरे दिन भी विपक्षी दलों के हंगामे ने कार्यवाही में बाधा डाली। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी मणिपुर के हालात पर शोर शराबा हुई और दोनों सदनों की कार्यवाही इस वजह से बाधित हुई। कोई कामकाज नहीं हो पाया। सरकार ने कहा चर्चा को तैयार, लेकिन नहीं मान्य होगी रूलिंग की शर्त। विपक्षी दल जबकि खास नियम के तहत चर्चा पर अड़े हुए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। कहा विपक्ष का मकसद चर्चा करना नहीं, बल्कि सिर्फ हंगामा करना। ऐसा लग रहा है कि यही उनका मकसद है। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा विपक्ष चर्चा के लिए तैयार अगर हो जाए तो गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें चर्चा ले सकते हैं। इस बीच मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में अब तक आ चुके हैं।
तो ये 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और उधर मणिपुर में महिलाओं के साथ की गई अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद भीड़ ने एक आरोपी के घर को आग लगाकर फूंक दिया। तो ये लगातार हंगामा जारी है मॉनसून सत्र में दूसरे दिन भी विपक्षी दलों का। लोकसभा में आज भी मणिपुर के हालात पर शोर शराबा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस गंभीर मसले पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की नीयत ठीक नहीं है। भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहां पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नए नए तरीके से चर्चा को रोकना और बहस करना ये बिल्कुल गलत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सार्थक चर्चा करना चाहते हैं और इसके लिए विपक्ष सहयोग करे। ऐसे बाधित करना, चर्चा को रोकना, बहस को रोकना ये बिल्कुल गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स है। बिल में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। इसलिए मैं आज भी हम कोशिश करेंगे सबसे बातचीत करके इंडिविजुअली तो कोऑपरेट करें। लेकिन अगर वो चर्चा ही नहीं चाहता, हर बार ये जो मुद्दा लेके आते हैं उसमें बाद में उसको वो मुद्दा में कोई दम ही नहीं रहता, ऐसे मुद्दा लेके आते हैं। तो ये तो ही सरकार की बात, लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो। इस पर करेंगे बात, लेकिन सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो 4.5 साल से कुछ समय पहले राजस्थान में किसानों को, युवाओं को आश्वासन का पिटारा देकर के एक सरकार बनी। सरकार बनने के साथ ही चुनाव के परिणाम आने के ठीक बाद जिस तरह का आपसी सिरफुटव्वल नजर आया, लगातार 4.5 साल तक राजस्थान में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का चलता रहा, एक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था और दूसरा कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं था। और उनके इस किस्सा कुर्सी के की द्वंद्व में राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों ने पिछले 4.5 साल तक एक एक दिन खून के घूंट पी करके, आंसुओं को बहा करके बिताए। सरकार की प्राथमिकता, जैसे मैंने कहा, केवल कुर्सी बचाने की होने के कारण से राजस्थान हर मोर्चे पर विफल हुआ। आर्थिक दृष्टि से राजस्थान बेहाल हुआ। योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, जल जीवन मिशन से लेकर के अन्य योजनाओं तक सभी के इम्प्लीमेंटेशन में राजस्थान देश के सबसे नीचे की पंक्ति वाले प्रदेशों में जाकर के शुमार हुआ। शिक्षा के दृष्टिकोण से केवल थोथी घोषणाएं और उनके नीचे धरातल पर तैयारी न होने के चलते हुए राजस्थान बुरी तरह से पिछड़ा।
भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। अपराधों के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो शांत प्रदेश, सौम्य प्रदेश, भाईचारे का प्रदेश राजस्थान पिछले 4.5 साल में 1,10,00,000 से ज्यादा आपराधिक केसेस रजिस्टर हुए हों ऐसा प्रदेश बना। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या महिलाओं के प्रति अपराध, इस दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहली पायदान पर आकर के खड़ा हुआ। 2 लाख से ज्यादा मुकदमे पिछले दिनों में राजस्थान में, पिछले इन 4.5 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में दर्ज हुए। यहां तक नहीं, गैंगरेप के मामलों में, अबोध बालिकाओं और बच्चों के प्रति इस तरह के हिंसात्मक मॉलेस्टेशन के केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान 1 नंबर पर हुआ। दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों और केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान पहली पायदान पर रहा। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ाई, हर मोर्चे पर राजस्थान विफल हुआ है। उसके साथ साथ में राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, वस्तुस्थिति ठीक इसके उलट हुई। आज हालात इस तरह से हैं कि जेलों से बंदूकों की नोक पर अपराधी छुड़ाए जा रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में अपराधी गैंग वॉर करके एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं सरेआम गोलियां चला करके हत्याएं करने की वारदातें हो रही है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यापारी को, व्यवसायी को, कामगार को धमकी देकर के एक्सटॉर्शन करने की घटनाएं हो रही है। और इन सब के चलते हुए धरातल पर पुलिस का ध्येय वाक्य बदल करके हालात ये बयान करते हैं कि राजस्थान के आम जन में डर है और अपराधियों के हौसले चरम पर हैं। यदि मैं केवल महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध और आपराधिक घटनाओं का जिक्र करूं, जिनमें जैसा मैंने कहा कि राजस्थान पहले पायदान पर आकर के खड़ा हुआ है। मीडिया की खबरों के अनुसार यदि मैं आकलन करता हूं तो राजस्थान में प्रतिदिन 17-18 रेप की ऐसी घटनाएं रजिस्टर होती हैं और लगभग प्रतिदिन 5 से 7 एवरेज मर्डर के केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब एकाएक इतनी सारी जो है रेप की घटनाएं बढ़ने के कारण से मुझे लगता है कि वो दिन निश्चित ही लोकतांत्रिक राजस्थान के इतिहास का काला दिन होगा कि जिस राजस्थान में रिश्तों की इतनी महत्ता है, जहां सूत का एक डोरा बांध करके भी एक बहन अपने जिसको डोरा बांधा गया उसको भाई मानते हुए, उसको भाई मान करके उससे अपनी सुरक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देगा, ऐसा विश्वास करती है। और ऐसे अनेक उदाहरण राजस्थान के इतिहास में होंगे। उस राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो है मीडिया के सामने चर्चा करते हुए यह कहा और राजस्थान के रिश्ते नातों को शर्मसार किया कि रेप की अधिकांश घटनाएं रिश्तेदारों द्वारा ही कारित की जाती हैं। विषय यहीं तक समाप्त नहीं होता। जिस राजस्थान की पहचान पन्नाधाय से, जिस राजस्थान की पहचान जिस राजस्थान की पहचान रानी पद्मिनी से, जिस राजस्थान की पहचान मीराबाई की भक्ति से, जिस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से, जिस राजस्थान की पहचान महिलाओं के सम्मान से होती थी और जिस राजस्थान की पहचान ऐसे लोगों से होती थी, ऐसे रणबांकुरों से होती थी जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए एक एक युद्ध में अपनी कई पीढ़ियां खपा दी, उस राजस्थान में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करते हुए
मुख्यमंत्री ने जो टिप्पणी की उससे आगे बढ़कर के राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री अशोक गहलोत साहब के सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे भरोसे के मंत्री, जिन्होंने गहलोत साहब की कुर्सी को बचाने के लिए आलाकमान तक को चुनौती दे डाली, ऐसे शांति धारीवाल साहब ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के निर्लज्जता के साथ में यह कहा कि राजस्थान में रेप के मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और दुर्भाग्य है कि जब वो निर्लज्जता के साथ में ये स्टेटमेंट दे रहे थे, तब उस विधानसभा के मंदिर में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक ठहाका लगा करके हंस रहे थे और टेबल पीट रहे थे। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इन सब परिस्थितियों के बीच जिस तरह से राजस्थान में एकाएक पिछले दिनों में इस तरह की घटनाओं की सुनामी आई है, मैं केवल बाढ़ कहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं राजस्थान में हो रही घटनाओं और राजस्थान की माताओं बहनों की अस्मिता के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हो रही है उसके साथ में न्याय नहीं कर पाऊंगा, या जिस तरह की भावनाओं का अतिरेक आज राजस्थान की माताओं बहनों के मस्तिष्क में दौड़ रहा है, उनके मन में जितना भय है उसके साथ में न्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ पिछले 7 दिन में हुई कुछ घटनाओं का यदि उल्लेख करूं कि राजस्थान में 9 जुलाई को चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा में 13 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही महिला के साथ में आपराधिक घटना होती है। 10 जुलाई को राजधानी जयपुर में मनचले इकट्ठे होकर के खो नागौरिया में, जवाहर नगर में और बाजार नगर में छात्राओं के साथ में, राह चलती छात्राओं के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, अपमानजनक व्यवहार करते हैं। करौली के नांदोती में दलित युवती के साथ में पहले गैंगरेप होता है, फिर उसको जो है गला घोंट करके मार दिया जाता है। इतना ही नहीं, फिर उसके ऊपर मुंह पर एसिड डाल करके उसको जलाने का प्रयास किया जाता है और बाद में उसको कुएं में फेंक दिया जाता है। इस तरह की हृदय विदारक घटना के बाद 15 जुलाई को जोधपुर में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह नगर भी है, वहां एक अबोध बालिका 7 साल की मासूम से स्कूल में पढ़ाने वाले स्कूल के कर्मचारी के द्वारा, जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ती है उसके कर्मचारी के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसी हिंसा, यौन हिंसा हुई हो, इसकी घटना उद्घाटित होती है और यह पता चलता है कि ये पहले भी कई बार हो चुकी है। वो अखबारों की सुर्खियों से हटती है। उसके साथ ही दूसरे दिन शिक्षा के मंदिर में जवाहरलाल जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय का मैं भी छात्र रहा हूं, जिस विश्वविद्यालय का मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, हम सबको निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली ऐसी घटना कि जहां एक नाबालिग लड़की के साथ में 3 लड़कों ने सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच दरमियान में रेप किया। रात को 10 बजे उस बच्ची के साथ में एक होटल का संचालक या मैनेजर इस तरह का दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है, वहां से बच करके निकल करके बस स्टैंड पे आकर के बैठती है। अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपने किसी साथी के साथ में घर से निकल करके जोधपुर आ गई थी और डर के मारे, क्योंकि पुलिस के पास चली जाऊंगी तो ये डर है, इस डर के मारे जो खौफ है, उस खौफ के चलते पुलिस के पास न जाकर के बस स्टैंड पर बैठती है। वहां से भुला करके, बरगला करके ले जा करके 3 युवक उसके साथ में रेप करते हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार के बैठे हुए सारे, सरकार के मुखिया जी से लेकर के सब लोग जन सहयोग से उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके लिए अपनी पीठ ठोकते हुए नजर आते हैं। प्रश्न तो वहां यह उठना चाहिए था कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक वो लोग सड़क पर घूम रहे थे। कहां आपकी गश्त थी, कहां आपकी पुलिस थी, कहां आपका अभय कमांड सेंटर काम कर रहा था, कहां आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस काम कर रहा था, या उसकी भी हालात ठीक वैसे ही थे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की अन्य घोषणाओं के धरातल पर होते हैं। उससे आगे बढ़कर के जब इस विषय में आप दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखिए कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में जब जोधपुर जिले की एक कांग्रेस पार्टी की युवा विधायक को जब प्रश्न किया जाता है तो वह माननीय विधायक महोदया कहती हैं, उसका दर्द समझने की कोशिश कीजिए कि मैं तो सिक्योरिटी में रहती हूं, उसके बाद में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती।
और वो ये कहने को मजबूर होती हैं कि मुझ पर सिक्योरिटी में पूर्व सूचना होने के बावजूद भी हमला हुआ और मेरे हमले के ऊपर आज तक हमलावर गिरफ्तार नहीं किए जा सके। उसी के साथ 19 जुलाई को जोधपुर में जो हृदय विदारक घटना हुई, आप सब पत्रकार मित्रों ने उसको बहुत गंभीरता के साथ में लेते हुए अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर उसको स्थान दिया। 4 लोगों को, 2 महिलाओं को, एक पिता और एक छोटी सी आबोध बच्ची, उनको मार दिया जाता है गला काट करके, और उसके बाद में उनके ऊपर जो है ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा दी जाती है। सरकार मात्र इन सब के घटनाओं के बाद में हमने गिरफ्तार किया है या गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, इन 2 के साथ में अपने आप को पीठ थपथपा करके और अपने आत्ममुग्धता के भाव में जीने के से बाहर नहीं आ रही है। एसएमएस अस्पताल के कॉटेज वार्ड में बुलाकर युवती के साथ में छेड़छाड़ की घटना होती है। जयपुर में चूरू जिले में 19 जुलाई को दलित किशोरी से बलात्कार कर 3 लोगों पे केस दर्ज होता है। पोक्सो का कानून में केस दर्ज होता है, कार्रवाई नहीं हो पाती है। एक सप्ताह में इस तरह से प्रतिदिन जो है राजस्थान में इस तरह की बड़ी घटनाएं, ये मैंने कुछ घटनाओं का उल्लेख आपके सामने किया है। प्रतिवर्ष 45,000 से ज्यादा घटनाएं इस तरह की रजिस्टर हो रही हैं राजस्थान में। जिस तरह से महिलाओं में इसको लेकर के डर है, जिस तरह से राजस्थान की महिलाओं में भय का माहौल है, छोटी छोटी बच्चियां, स्कूल में जाने वाली बच्चियों से लेकर के कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियों से लेकर के गृहिणियां तक, क्योंकि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। घर में रेप हो रहा है, विश्वविद्यालय और विद्यालय में इस तरह की घटनाएं हो रही है, मार्केट प्लेस और वर्क प्लेस पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, बगीचे में इस तरह की घटनाएं हो रही है, पुलिस थाने में इस तरह की घटनाएं हो रही है, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस में जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस में रेप हो रहा है, हॉस्पिटल में रेप हो रहा है। कोई भी स्थान जो है, किसी भी तरह का स्थान आज राजस्थान में महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया। और सरकार है कि अपने आप को सर्टिफिकेट देकर के और अपने आप को ही आत्म प्रशंसा, जो है मुग्धता के भाव में जीने को मजबूर है। राजस्थान में जिस तरह का भय का माहौल इन सब के कारण से बढ़ा है, और इन सब से आगे हट करके अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण का माहौल है, ये निश्चित रूप से राजस्थान के हालात इन सब व्यवस्थाओं के चलते हुए बहुत खराब हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक सरकार के खिलाफ इन सब विषयों पर आवाज उठाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार शायद जानबूझ करके आंखें मूंद करके सोने का नाटक कर रही है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, कुर्सी को बनाए रखने के लिए सरकार के धन का दुरुपयोग करके अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है और समय आने पर निश्चित रूप से इसका माकूल जवाब देने वाली है। धन्यवाद। मेरा आग्रह होगा माननीय अरुण सिंह जी से कि आपको संबोधित करें। मित्र, राजस्थान में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पूरे प्रदेश भर में जंगल राज है। सरकार और पुलिस प्रशासन सारे केस को दबाने में लगे हैं। कोई घटना घटती है, सबसे पहले पुलिस प्रशासन जाकर के कहता है कि समझौता कर लो, केस मत करो। हमने करौली में भी यही देखा, जब एक दलित युवती का अपहरण हुआ, अपहरण करने के बाद रेप हुआ, रेप करने के बाद उसको गोली से मारा गया, फिर भी देखे कि नहीं मरी तो उसके ऊपर तेजाब डाल करके कुएं में डाला गया। पुलिस का दबाव था। उस लड़की के मां गई जब पुलिस के पास तो कहा तुमको भी अंदर बंद कर देंगे, केस मत करो, समझौता कर लो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी वहां धरने पे बैठे, तब जाकर के दबाव पड़ा, तब जाकर के पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम में यह सब सारी चीजें की आई कि गोली का छर्रा भी था, शरीर पे तेजाब भी डाला गया और उसके साथ साथ रेप भी हुआ। इस प्रकार की हृदय विदारक घटनाएं राजस्थान में रोज हो रही है। आपने देखा थाना गाजी में जिस प्रकार से पति के सामने ही महिला का बलात्कार हो, गैंग रेप हो, और गैंग रेप होने के बाद उस वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया में उसको चलाया गया। मीडिया के लोगों ने उसको नहीं चलाया, लेकिन
सोशल मीडिया में उसको वीडियो को सामने देखा। इससे बड़ी हृदय विदारक क्या होगी कि दौसा में लड़की जा रही थी बालिका, उसका अपहरण किया, उसके पिता पीछे पीछे दौड़े तो पिता की पीट पीट के उसकी हत्या कर दी गई। जब खाजूवाला बीकानेर में, वहां पे जब महिला गई कि हमारे साथ गैंग रेप हुआ, मेरे को संरक्षक दो, तो पुलिस वाले ही उसका रेप कर दिए, रक्षक ही भक्षक बन गए। प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। अभी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने बताया जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के घर के निवास के 5 किलोमीटर के अंदर दरिंदगी की गई हो, गैंग रेप किया हो, ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन राजस्थान में हो रही है। लेकिन गहलोत जी हैं, वह सही और झूठा साबित करने में लगे हैं। वो यह नहीं कह रहे कि कानून अपना काम करेगा। मंत्री हैं, विधायक है, मजाक उड़ाते हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी एक बार भी वहां जाकर के जो दलित महिलाओं के पे अत्याचार और गैंग रेप हो रहा है, एक बार भी जाने का काम नहीं किए। मैं पूछना चाहूंगा कि प्रियंका जी, राहुल जी, आप दौसा कब जाओगे? आप अलवर कब जाओगे? आप करौली कब जाओगे? इन्होंने कभी इन घटनाओं पे गए ही नहीं। सवाई माधोपुर में जाते हैं, वहां अपने आराम से जंगल तो घूमते हैं, लेकिन उसी के बगल में अलवर में, जब अलवर में वहां पे हरीश जाटव की पीट पीट के दलित समाज का व्यक्ति है, उसको पीट पीट के हत्या की गई, तो वहां न प्रियंका जी गए न राहुल गांधी गए। राजस्थान में कई बार राहुल गांधी जी गए, लेकिन एक बार भी बता दें कि दलित महिलाओं पे जो गैंग रेप हुआ, उनकी हत्या हुई है, क्या एक बार भी वहां जाने का काम किए? अरे वह तो छोड़ो, आप उनका ट्वीट देख लो कि प्रियंका जी, राहुल गांधी जी ऐसी घटनाओं पे कितनी बार निंदा की है। ये निंदा तक नहीं करते, जाना तो बहुत दूर की बात है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। राजस्थान की जनता उम्मीद करती है कि आप आओ, क्योंकि अशोक गहलोत जी पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। कानून का राज है नहीं वहां पे। महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं, सहमती हैं। पूरे देश भर में अगर नंबर 1 पे महिला अत्याचार है तो राजस्थान में है। दलित अत्याचार नंबर 1 पे है तो राजस्थान में है। लेकिन उसके बावजूद भी यह लोग, खड़गे जी जाओ, दलितों का बहुत, महिलाओं का वहां प्रतिदिन अत्याचार भी हो रहा है, रेप भी हो रहा है, मर्डर भी हो रहा है। और नया एक वहां पे एक तरीके से पद्धति अपनाई है कि पहले रेप करो, रेप करने के बाद मर्डर करो और कुएं में डाल दो। कई जगहों पे कुएं में लाशें पकड़ी जा रही है। लेकिन खड़गे जी, आपको तो जाके देखना चाहिए राजस्थान में। प्रियंका जी, आप जाके देखो राजस्थान में क्या, किस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जाइए और वहां राजस्थान में जाकर के इन सब घटनाओं के बारे में थोड़ा देखिए, लोगों के साथ संवेदना व्यक्त करिए। लोगों की न्याय की उम्मीद है। राजस्थान सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। एक साठगांठ हो गया। पुलिस प्रशासन और सरकार और अपराधी तीनों का गठजोड़ हो चुका है। जो अधिकारी हैं, वह जो है मंत्री हैं और विधायक कांग्रेस के, उनके कहने पे निकम्मे अधिकारियों की पोस्टिंग होती है। अपराधी उनके संरक्षण पे अपराध करते हैं और उसके बाद केस को रफा दफा करने में लग जाते हैं। इस प्रकार का चरित्र, इस प्रकार का चेहरा, इस प्रकार का काम पूरे देश भर में नहीं देखेंगे जो राजस्थान में हो रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। आज बहन बेटियां सुरक्षित वहां पे नहीं है। यही मुझे निवेदन करना था कि मीडिया के लोग यहाँ जो बैठे हैं, आप सब भी आइए। जितनी घटनाओं की डिटेल आपको चाहिए हम देंगे। जिस प्रकार से करौली में दलित महिला की जो कुएं से लाश निकाली गई, बॉडी निकाली गई, हम उम्मीद करते थे कि यहाँ नेशनल मीडिया पे भी उसको दिखाना चाहिए था। किस प्रकार से उसके साथ अत्याचार हुआ, किस प्रकार से दौसा में अत्याचार हुआ, किस प्रकार से थानागाजी में, किस प्रकार से कोटा में, किस प्रकार से जयपुर में, हर शहर में इस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इन सब घटनाओं को आप सब भी देख ही रहे हैं और देखेंगे भी। और गहलोत सरकार जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, हर दृष्टि पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। अब जितने दिन भी यह सरकार रहती है, उतना ही राजस्थान में एक तरीके से बोझ बढ़ रहा है। यही मुझे आपसे सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।
सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और खास तौर पर जो राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का एक लंबा सिलसिला चल रहा है, जिसमें राजस्थान पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 पर है एक राज्य के रूप में, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र शेखावत और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण सिंह, वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल रख रहे थे, सारी बातें रख रहे थे और राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे थे। बहरहाल हम लौटते हैं अपनी उस खबर की तरफ, यानी कि जो संसद में दूसरे दिन भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा, तो क्या कुछ आज हुआ और क्या कुछ विपक्षी सांसदों का, विपक्षी दलों का रवैया है संसद में, और सरकार क्या कुछ कह रही है, जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आज दूसरे दिन भी ये हंगामा जारी रहा। एक खास नियम के तहत विपक्ष, जाहिर सी बात है कि लोकसभा और राज्यसभा में नियम जो है वो अलग अलग होते हैं, तो विपक्ष की मांग है कि उसी नियम के तहत चर्चा होनी है, लेकिन सरकार कह रही है कि चर्चा कीजिए, गृह मंत्री आएंगे, गृह मंत्री अपनी बात रखेंगे, पूरी तरह से सारे मामले को रखेंगे। उसके बावजूद अगर विपक्ष तैयार नहीं हो रहा है, हंगामा कर रहा है, तो ये सवाल उठ रहा है कि मकसद क्या है? देखिए लालचंद, जहाँ तक मानसून सत्र के दूसरे दिन के एजेंडे को देखें तो सरकार अपने तमाम विधायी कार्यों के साथ सदन में आई, और जैसे कि हम जानते हैं आज का जो दिन है वो प्राइवेट मेंबर बिल भी रहता है, तो दोपहर के बाद जो सांसद हैं उन्हें अपनी तरफ से निजी विधेयकों को रखने का एक अवसर होता है, जो कि बहुत बड़ा अवसर होता है एक सांसद के लिए जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस मसले पर संसद में गतिरोध हो रहा है, उस मसले पर सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री ऋषि, माफी के साथ अभी आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, वहां से लौटता हूं, फिर आपकी बात को पूरी करेंगे हम लोग। पर एफआईआर लिखता है, नीचे उस आईओ से लेकर के डीजी तक सब लोग उस एफआईआर को अप्रूव कर देते हैं, और उसके बाद में उस महिला जो विक्टिम है उसी के ऊपर जो है पीड़ा के, उसी के दमन चक्र प्रारंभ हो जाता है। पुलिस उसके परिवारजनों पर केस दर्ज करती है, और आज वो महिला पिछले जो लगभग 1 साल से निर्वासित जीवन जी रही है। मुझे लगता है कि जो एक फेल्ड स्टेट की परिभाषा होती है कि जहां वायलेंस बढ़ गया हो, जहां अपराधी बेलगाम हो गए हो, जहां महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हो, जो इकोनॉमिकल रूप से फेल होने की दशा में पहुंच गया हो, जहां भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चरम पर हो, जो फेल्ड स्टेट की परिभाषा होती है, फ्रजाइल स्टेट की परिभाषा होती है, उन सब परिभाषाओं में राजस्थान आज क्वालिफाई कर रहा है। नहीं, जोधपुर की घटना में उन्होंने अगर 48 नहीं कहा होगा, 2 घंटे में पकड़ लिया। कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई थी तब 2 जो है अपराधी 4 घंटे में पकड़े गए, तो पुलिस का योगदान नहीं था, पब्लिक ने पकड़ा था। और जिन लोगों ने पकड़ा था उनको जिस तरह के वादे माननीय अशोक गहलोत साहब ने किए थे, एक बार उनको वापस याद कर लें। आज वो अपनी सुरक्षा के लिए घूम रहे हैं, सुरक्षा के को खतरे में पा करके गुहार लगाते हुए घूम रहे हैं, जिन्होंने साहस के साथ ऐसे अपराधियों को पकड़ा था, ऐसे नराधमों को जिन्होंने सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया था। ठीक वही स्थिति यहाँ भी है। यहाँ भी युवकों ने, जो युवक वहाँ सुबह रनिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने पहचान करके पुलिस को पकड़वाने के लिए मैं सहयोग किया था। इसलिए अपनी, मैंने कहा कि पकड़े जाने के, आपने अपराध के बाद अपराधियों को पकड़े जाने में जन सहयोग से सफलता प्राप्त कर ली, उससे आप अपनी पीठ थपथपा करके अपराधियों को अपराध करने से रोक नहीं पाए, इस विफलता से को आप छुपा नहीं सकते। आपकी विफलता, आपकी जो है ये जिम्मेदारी थी कि आपके शहर में इस तरह की घटना न होती। 15 दिन पहले जिस शहर में एक विदेशी पर्यटक महिला के साथ में इस तरह की घटना का प्रयास किया जाता है, 15 दिन बाद में उस समय में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और 15 दिन में 3 घटनाएं ऐसी और होने के बाद में चौथी घटना फिर हो जाए, और उसके बाद में मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाता हुआ नजर आए, पुलिस अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आए कि हमने 2 घंटे में पकड़ लिया है। प्रश्न तो यहां यह है कि आप, ये घटना की पुनरावृत्ति होती क्यों है, उसके जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
आपका अभय कमांड सेंटर जिसके लिए कहा जाता है कि हर चप्पे चप्पे पर परिंदे के हर पर पे हमारी नजर है, वो नजर कहां गई है? आपकी गश्त क्या कर रही थी? आपकी नाइट बीट क्या कर रही थी? बस स्टैंड पे रात को 4 घंटे तक इस तरह के जो है संदिग्ध अवस्था में लोग बैठे थे, उसके बाद में उसके ऊपर किसी तरह की नजर क्यों नहीं पड़ी? उस पर किसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जहां रेप की घटना हुई उससे महज 100 मीटर दूरी पर पुलिस की चौकी थी, वहां पर पुलिस की चौकी को इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ? विषय ये नहीं है कि उन्होंने कितने घंटे में पकड़ा, विषय यह है कि यह घटना एक के बाद एक के बाद एक के बाद के एक के बाद ये घटनाएं क्यों होती है और क्यों राजस्थान जैसा प्रदेश इस तरह की बदनामी को झेलने के लिए मजबूर होता है। और कारण जैसा मैंने आपको कहा कि सहजता के साथ में मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि ये रिश्तेदारों ने किया था, या जो है उनके सबसे बड़े सेनापति जो हैं वो विधानसभा के पटल पर कह देते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुख्यमंत्री को इस पर अपना जवाब देना चाहिए। नीलू रंजन दैनिक जागरण, ऐसे नहीं होता है। नीलू रंजन दैनिक जागरण। ये कल तो उन्होंने कानूनी राज्य के शव के साथ अगर प्रदर्शन करते हैं तो जेल होगी, और दूसरी बात कि मणिपुर की घटना को कांग्रेस लगातार 2 महीने से उठा रही है। राजस्थान में जो घटनाएं जो आप गिना रहे हैं उसको उठाने में मीडिया के साथ भाजपा फेल हो रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि भाजपा कहीं भी फेल है। मुझे लगता है कि आपकी राजस्थान की तरफ कृपा दृष्टि नहीं है। थोड़ी कृपा दृष्टि बना के रहेगा, इतना अनुरोध आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके आपसे और आप सबसे करूंगा कि एक बार आइए राजस्थान के हालात को देखिए। राजस्थान में जिस बुरी तरीके के हालात हैं उस पर आपकी कृपा दृष्टि बनाइए और जो सत्य को उद्घाटित करिए, साहस के साथ में उद्घाटित करिए। विनीत, टीवी 18। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि राजस्थान की घटना छत्तीसगढ़ की घटना की तुलना मणिपुर से करना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे चुनाव है, इसीलिए पीएम इस तरह की बात कर रहे हैं। महिलाओं के साथ में हुए दुर्व्यवहार की घटनाओं को, अपमान की घटनाओं को, बलात्कार की घटनाओं को, गैंगरेप की घटनाओं को भी अगर वो चुनाव की दृष्टि से देखते हैं तो मुझे लगता है कि उनको शर्म से जो है कि शर्म के साथ में चुल्लू भर पानी में डूबने का विकल्प ढूंढना चाहिए। महिला अत्याचार पूरे देश भर में राजस्थान नंबर 1 है, ये जरा पूछिए है कि नहीं है। एनसीआरबी के डाटा है नंबर 1 पे, ये जरा पूछिए। नवनीत, राजस्थान पत्रिका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के ज़मीनी हालात को समझते हुए राजस्थान की इस सरकार के फेलियर्स को के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन पिछले दिनों में खड़ा किया था। आप सबकी जानकारी में होगा कि राजस्थान में पूरे प्रदेश के 200 विधानसभाओं में हमने रथ यात्रा निकाल करके इस तरह के जन आक्रोश को संकलित किया था। अभी वर्तमान में राजस्थान में जो नहीं सहेगा राजस्थान, इस हैशटैग के साथ में, इस शीर्षक के साथ में पूरे प्रदेश भर में हमने व्यापक आंदोलन खड़ा करने की दिशा में काम किया है। अभी राजस्थान में इस तरह की घटनाओं की प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदन से लेकर के सड़क तक सब जगह तक सरकार को घेरा है। लेकिन जैसा मैंने अपनी बातचीत में भी कहा था, अपने आरंभिक वक्तव्य में भी कहा था कि सरकार आँख मूंद करके ज़बरदस्ती सो रही है। भाई, किसी को नींद आ रही हो वो झकझोरने से उठ सकता है, आवाज़ देने से उठ सकता है, पानी डालने से उठ सकता है। जो जानबूझ करके कान में शीशा डाल करके सोने का ढोंग कर रहा है उसको जो है वो उठाने के लिए, उसको जगाने के लिए थोड़ा हाई वोल्टेज करंट की ज़रूरत है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप उस करंट को पैदा करने में सहयोग करिए। अंतिम प्रश्न है रघुवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18। सर, आप जोधपुर के सांसद हैं, सूबे के मुख्यमंत्री भी जोधपुर से आते हैं। उनकी विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हो गया, उसके बाद उसी जिले से आने वाली कांग्रेस की युवा विधायक कह रही है कि मैं खुद प्रोटेक्शन होने के बावजूद सुरक्षित नहीं हूँ। यही है जोधपुर में जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, क्या लगता है मुखिया जी के कानों पर जू देंगे? एक सेकंड, ये भी क्वेश्चन ले लीजिए तो दोनों। चलिए ध्यान देखिए, जैसा आदरणीय लखवीर जी ने पूछा है, मैं उसके प्रत्युत्तर में कहूँगा कि मुझे लगता है कि राजस्थान की बेटियों का दर्द अब अशोक गहलोत को सुनाई देना बंद हो गया है। न दर्द दिखाई देता है, न उनकी चीखें सुनाई देती है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि राजस्थान के में अभी वर्तमान में जोधपुर में हुई घटना की चीख और दर्द तो कम से कम उनको सुनाई दे जाए, ताकि राजस्थान में शेष बचे हुए 60, 70, 80, 90 दिन के समय में तो कम से कम कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 17 रेप की घटनाएं एवरीडे होती हैं।
अब 17 को अगर मैं 100 दिन से गुना करूंगा तो 1700 होते हैं, कम से कम 1700 माई बहनों की इज्जत तो बच जाएगी अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो है नींद उड़ जाएगी या उनको चीख सुनाई दे जाएगी। जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया है, राजस्थान ने जो कानून पारित किया है, एक डेड बॉडी को लेकर के बैठने के लिए क्यों मजबूर होता है? उस मजबूर आदमी की, मजबूर परिजनों की आवाज सुनाने का माध्यम क्या होगा? पहले ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म तो आप बनाइए। वो जाकर के कहाँ गुहार लगाएगा? अगर 100 घटनाओं में से 50 घटनाएं ऐसे होती है जहां वास्तव में ऐसे हालात हैं, सरकार, पुलिस, प्रशासन काम नहीं कर रही है और सुरक्षा न देने के कारण से इस तरह की घटनाएं हुई है। कल तो कन्हैयालाल जैसे किसी और भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि किसी और व्यक्ति का धमकी दे करके, ऐलानिया धमकी दे करके गला काट दिया जाएगा और सरकार लीपापोती करेगी, उसके बाद में ये कहेगी कि आप शव को लेकर के नहीं बैठेंगे। इस तरह के काले कानून बनाने से पहले उनको कानून की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी इसके बारे में विधानसभा के पटल पर विस्तार से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद इस तरह का कानून बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के प्रति घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार से लेकर उनको प्रताड़ित करने तक की घटनाएं हैं, उसके बारे में खासतौर पर उन्होंने उल्लेख किया और सिलसिलेवार जिक्र किया कि किस तरह से वहां पर एक लंबा सिलसिला चल रहा है और उसमें भी नेताओं और मंत्रियों के कुछ बयान ऐसे हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने वहां पर जो राज्य की कांग्रेस सरकार है, अशोक गहलोत सरकार है, उसको कटघरे में खड़ा किया। बहरहाल बढ़ते हैं आज की खास चर्चा की तरफ, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं इस वक्त में कि जो विपक्ष का नया गठबंधन है वो क्या कुछ उसके सामने दुविधा है। संसद के दोनों सदनों में तो मणिपुर की घटना को लेकर वो हंगामा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार भी है, लेकिन विपक्ष खास नियम के तहत ही चर्चा चाहता है। जाहिर है कि विपक्ष इसमें अपने लिए एजेंडा ढूंढ रहा है। 26 दलों के INDIA को सदन में अपनी चट्टानी एकता दिखानी है तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए एक खास रूल के तहत विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जबकि कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए गंभीर ही नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी एकता को लेकर सदन में समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया था। हालांकि सदन के अंदर और बाहर विपक्ष आक्रामकता दिखाकर बीजेपी को डिफेंसिव देखना चाहता है, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पा रहा है। विपक्षी एकता का प्रदर्शन सदन में जो भी परसेप्शन बनाए, लेकिन बाहर में एकता पर तो सवाल है। उदाहरण ले लीजिए, पंजाब कांग्रेस कह रही है कि वो आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब कांग्रेस का दावा है कि केंद्रीय नेतृत्व भले ही इसे चट्टानी एकता कह दे, लेकिन हम तो आम आदमी पार्टी की सरकार से कोई समझौता नहीं करने वाले। पंजाब कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और 5 पूर्व मंत्रियों को भगवंत मान सरकार द्वारा जेल में डाले जाने की वजह से जबरदस्त विरोध किया है। उधर बीजेपी और अकाली दल ने असेंबली स्पीकर से सदन में कांग्रेस सदस्यों की सीट बदलने का आग्रह कर दिया है। तर्क ये दिया है कि अब तो कांग्रेस सरकारी पार्टी हो गई तो उनको अलग से उधर सीट दीजिए। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने जोर देकर कहा है कि हमने आला कमान को बता रखा है कि ये समझौता नहीं हो सकता। ये तो बात हुई पंजाब की। तो उधर पश्चिम बंगाल में भी CPM और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी ही है। पंचायत चुनाव की हिंसा में दर्जनों कार्यकर्ता मारे गए हैं, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल की हिंसा को नजरअंदाज करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर CPM हो। विपक्षी दलों के आपसी सहयोग और समन्वय के लिए बना गठबंधन कार्यकर्ताओं को कैसे मनाए, ये एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह के स्वर निकल रहे हैं, 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, तो जाहिर है कि कांग्रेस ने केजरीवाल के द्वारा खेल बिगाड़ने से रोकने के लिए कुछ समझौता कर लिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने महीनों के संघर्ष और कई बैठकों के बाद नाम पर सहमति तो बन गई, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी और सभी नेता अपने अपने फॉर्मूले पर कायम हैं। पिछले ही साल ममता बनर्जी ने कहा था कि कोई यूपीए नहीं है, कहां है यूपीए, लेकिन अब कह रही हैं कि हमारा सारा ध्यान विपक्षी एकता को लेकर होना चाहिए। और विडंबना देखिए कि ममता बनर्जी विपक्षी एकता तो चाहती हैं,
लेकिन पश्चिम बंगाल में किसी भी सहयोगी दल के लिए एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उधर कांग्रेस का दावा है कि उसने पीएम पद त्याग करके आदर्श स्थापित कर दिया, लेकिन हर पार्टी ज्यादा सीट लेकर अपने नेता को पीएम पद पर देखना चाहती है। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद को ठप किया जा रहा है, लेकिन यही विपक्षी नेता अन्य कई राज्यों में हुए जघन्य अपराधों पर भी चुप है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का आरोप है कि राज्य में सैकड़ों महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुए हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने कभी मुंह नहीं खोला। तो ये तमाम सवाल हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मणिपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार करती हैं। ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी ही चाहिए और सरकारों को ऐसी घटनाओं पर उचित कार्रवाई करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा कि मणिपुर में जो घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी, और जो बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो महिलाओं के प्रति अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं सबको शर्मसार करती हैं। 140 करोड़ देशवासियों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग संवेदनशील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा है और चर्चा से। तो वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं तो राजस्थान में ही हुई हैं। दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं यहाँ राजस्थान में हुई हैं। 54 महीने में 10 लाख से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। 7,500 से ज़्यादा निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म 2 लाख मुकदमे ऐसे दर्ज कराए गए हैं। दुष्कर्म की करीबन 33,000 घटनाएं हुई हैं, जो इस देश के 22% है। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, परंतु सब चुप हैं, कोई बोल ही नहीं रहा इस पे। ये बात हुई राजस्थान की और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने भावुक शब्दों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए, हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर का घटना के लिए कल बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। तो लॉकेट चटर्जी भावुक होकर कह रही थी कि पश्चिम बंगाल भी तो इसी देश में है, उस पर बात क्यों नहीं होती? वहां पर जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उसकी बात क्यों नहीं होती? सवाल तो बनता है। आज चर्चा हम करेंगे इसी पर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी। और साथ में कपिल मदान जी भी, जो कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत कपिल जी आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से संसद को लगता है कि अखाड़ा बना दिया है, ऐसा लग रहा है, संसद के बाहर तो गजब के विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। पंजाब की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें और भी कई जगहों से, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम कांग्रेस अपने इस मकसद में कामयाब रही है कि संसद के अंदर में इन 26 दलों के समर्थन का इस्तेमाल किया जाए, और उसका पूरा इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस मॉनसून सत्र में। विनोद जी। लाल जी, सबसे बड़ी बात मैं पहले आपकी रिपोर्ट से आता हूं
कि ये क्या अच्छा होता कि आज अगर ये संसद में चर्चा होती हाँ और महिलाओं के सम्मान को लेके और उनके साथ में उनको न्याय मिलते हुए जी अगर सारे सांसद चाहे वो या विपक्षी एकता की बात करने वाले लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, ट्रेजरी बेंच के लोग हों, ये कितना अच्छा होता उस आधी आबादी के लिए अगर उसके न्याय के लिए चर्चा होती। लेकिन हो क्या रहा है कि ये तेरा घर मेरा घर में ये पूरा खेमा ही बट गया है। अब सवाल ये है कि जब आप तेरा घर में और मेरा घर का आप उसमें आधी आबादी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप सीधे सीधे उसमें सियासत करते हुए नजर आएंगे। जी जी। और ये सियासत साफ दिख रही है, आपको सारी चीज़ें वहाँ दिख रही है कि जिस तरह से मणिपुर के जो वीडियो वायरल हुआ था, जो 4 मई की घटना थी और अचानक संसद के सत्र के शुरुआत के एक दिन पहले वो वीडियो वायरल होता है और उसके बाद वो सबसे बड़ा एजेंडा होता है। तो ये एजेंडा स्वाभाविक रूप से ये बात थी क्योंकि ये बहुत शर्मनाक घटना थी और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है बेशक। लेकिन सवाल ये है कि इसको जिस तरह से हंगामा बना के आप एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात कर रहे थे वो उतने जल्दी आप एक्सपोज भी हुए हैं। क्योंकि एक्सपोज इसलिए हुए कि आप जब चर्चा को, आप सदन की चर्चा को आप रूल में बांध रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसकी चर्चा जो है इस रूल में होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि इस चर्चा के साथ में पीएम कब की जवाब चाहिए। अरे गृह मंत्री की तरफ से आया है, वहाँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से आया है, आप चर्चा कीजिए, होम मिनिस्टर जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये चीज़ें तो अपने बहस की बात है, वो बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो बेहतर जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज ये सारी चीज़ें जो हो रही है, क्या उसमें महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के न्याय मिलने की बात जो आप कह रहे हैं वो लॉकेट चटर्जी के आप आंसुओं से आप आज देख सकते हैं। जी बिल्कुल। और जिस भावुकता से आप ये देखिए, ये फैक्ट्स फाइंडिंग का टीम थी जो अभी बंगाल से लौटी है और ये टीम ने बंगाल के उन अलग जगह में उनको जा भी नहीं पाई थी। लेकिन वो जिन जगहों पे गई वो इतनी भावुक इसलिए थी, वो किस किस का सुने और किस किस को रोए। और ये उनके सामने में ये कठिन प्रश्न ये था कि आज देखिए बड़ी मशक्कत के साथ में 2 महिलाओं का वो रेप, जो बीजेपी के आज अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि वो रेप का केस जो है वो दर्ज हुआ है, वो बीजेपी के प्रेशर के कारण हुआ है। तो इतने पॉलिटिकल प्रेशर अगर नहीं बनेंगे तो उस महिलाओं के साथ में न्याय नहीं होगा। तो ये बात बनती है, ये बात कि ये तेरा घर मेरा घर से काम नहीं चलेगा। ये महिलाओं का सम्मान की बात है, तो मणिपुर की महिलाओं का भी सम्मान उतना ही ये उनका है जो बंगाल की एक आदिवासी समूह है या बंगाल के पिछड़े इलाके की महिलाएं हैं जिनके दबंगों ने पोलिंग बूथ पर जिस तरह से अपमानित किया है, उनकी साड़ी खींच के और उसके बाद जो उनको अपमानित किया है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लॉकेट चटर्जी भावुक हुई है कि एक महिला मुख्यमंत्री अगर महिला का सम्मान नहीं करेगी और कल ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये विपक्षी दलों के और विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को मणिपुर जाना चाहिए, तो ये विपक्ष के मुख्यमंत्री एक बार कम से कम अपने बंगाल के उन इलाकों में क्यों नहीं घुमाती है? जी ऐसे इतने बड़े सवाल है जिसमें विपक्षी एकता जो है आज की तारीख में लॉकेट चटर्जी के ये आंसू पे हवाई हो गई है। बिल्कुल, लौटता हूँ आपके पास, इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा और मैं सिद्धार्थ जी के पास आऊँ, उससे पहले मैं कपिल जी के पास जाना चाहूँगा। कपिल जी, ये सवाल बनता है कि देखिए निश्चित रूप से हम सभी शर्मसार हैं मणिपुर की घटनाओं को लेकर के और उस पर हर तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा है कि क्या मणिपुर, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बाकी राज्यों को हम अलग अलग नजरिए से देखेंगे? क्या हमारा पैमाना अलग अलग होगा क्या? कपिल जी। देखिए, मैं सबसे पहले एक ये बात सारे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जरूर कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा है, मणिपुर की हिंसा सिर्फ ये वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये पता लगा कि मणिपुर के हालात कितने खराब हैं। अब आपको याद होगा कि ऑपोजिशन की डिमांड पिछले 2 महीने से थी कि सवाल उठाए जा रहे थे, बार बार सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे कि आप मणिपुर के बारे में आप जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं। और आपको और ये भी याद होगा कि प्रधानमंत्री जी अभी पीछे अपने दौरे करके आए, वो फ्रांस गए, वो यूएई गए, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि हमारे देश में एक इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, तो आप उस हिंसा के बारे में, सरकार उस हिंसा
हिंसा का स्टेटस क्या है, हाँ। सरकार ने उसको कंटेन करने के लिए क्या कार्य किए हैं, हाँ। और वहां की जमीनी स्थिति क्या है। हाँ। ना प्रधानमंत्री साहब का कोई बयान इस पे, प्रधानमंत्री साहब ने अपने दौरे कायम रखे, वो अपने दौरों पे गए, तो क्यों नहीं जवाब पूछेंगे? अगर एक सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को पता लग रहा है, अब आप एक और चीज देखिए, अब एक खबर और भी है कि जिन जिन अकाउंट्स के जरिए ये ट्विटर अकाउंट्स पे ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, अब उन पे कार्रवाई हो रही है। तो ये आप प्रॉब्लम को आप एक्नॉलेज नहीं करते, प्रॉब्लम को आप डिस्कस नहीं करते, प्रॉब्लम की आप जिम्मेवारी नहीं लेते, और आप बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? प्रधानमंत्री जी ने कल अपने मॉनसून सेशन से पहले 36 सेकंड का स्टेटमेंट दिया, जहां पे उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली, लेकिन हाँ उन्होंने और राज्यों का रेफरेंस देके ये एक इस बात को मेरे हिसाब से इसका पॉलिटिसाइजेशन करना शुरू किया। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन एक चीज मैं जरूर जोड़ देना चाहूंगा। आपने कहा कि सरकार जानकारी नहीं दे रही है, सरकार लगातार गृह मंत्रालय जानकारी दे रही है। गृह मंत्री 4 दिन वहां पर कैंप भी किए, और आप भी जानते हैं कपिल जी कि चाहे इस देश में कभी पंजाब डिस्टर्ब रहा हो, कि कभी कश्मीर डिस्टर्ब रहा हो, कि कभी मिजोरम डिस्टर्ब रहा हो, प्रधानमंत्री जो है वो वहां जाकर के यात्रा नहीं करते। इन चीजों को गृह मंत्रालय देखता है, गृह मंत्री देखते हैं। लेकिन मैं लौटता हूं आपके पास। सिद्धार्थ जी कुछ सवाल उठाए कपिल जी ने, आप जवाब दीजिए। देखिए, कपिल जी ने जो बातें अभी हमारे सामने कही, वो निश्चित रूप से एक प्रकार का मैं कहूंगा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि आज इस प्रकार के जघन्य अपराध पर भी एक तरीके की पॉलिटिक्स करने का एक प्रयास लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। जी, आपने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से जो मणिपुर में हुआ उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी तह तक जाना चाहिए। जिसकी भी चूक है उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, और वहां की सरकार और हमारा गृह मंत्रालय लगातार ऐसे विषय की मॉनिटरिंग कर रहा है। और जो 2 महीने की डिस्टर्बेंस लगातार मणिपुर में बनी हुई थी, हम इतिहास भी जानते हैं कि वहां पर पहले भी एक डिस्टर्बेंसेस की हिस्ट्री रही है। उसको देखते हुए उसका जो एक्चुअल सोल्यूशन वहां पे निकाला जा सकता है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। ठीक है, पर इसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि जो 6000 बेटियां एक साल में राजस्थान में ऐसे जघन्य अपराधों का शिकार हुई, उन बेटियों की आवाज कोई नहीं उठाएगा। जो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं उसके तहत 17 रेप एक दिन में हो रहे हैं, रिपोर्टेड के तहत। अनरिपोर्टेड कितने चले जाते होंगे? अभी जो एक 17 साल की दलित बेटी का केस भी आया, वो तक पुलिस के पास जाने के लिए डर रही थी। अगर वो पुलिस के पास ना जाती तो कौन जान पाता? उसको तो गैंगरेप करके उसको गोली मारकर कुएं में डाल दिया गया था। कौन है पूछने वाला? जो बंगाल में हो रहा है, कौन है पूछने वाला? जी। और आज अगर हम प्रधानमंत्री जी ऐसे विषय के लिए देश और समाज को कुछ आह्वान कर रहे हैं देश की संसद के बाहर से, तो वो निश्चित रूप से सभी प्रदेशों की बात करेंगे। जिस भी प्रदेश में ऐसा होता है उसके लिए हम सबको सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना, यह हमारा कर्तव्य है। ठीक है। पर इस पर भी अगर पॉलिटिक्स की जाए कि मणिपुर की बेटी तो बेटी, पर बंगाल की बेटी हमारी बेटी नहीं, राजस्थान की बेटी हमारी बेटी नहीं, तो फिर ये देश की बेटियों के साथ अन्याय होगा। और मैं मानता हूं कि अब ये एक स्ट्रेटेजी हो चुकी है। ये विपक्ष की एक स्ट्रेटेजी है ताकि संसद को भी जितना ज्यादा हो सके उसको डिले किया जाए। ठीक है, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आप कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब विधानसभा के अंदर में मंत्री कहें कि ये राज्य तो मर्दों का प्रदेश है और वहां के विधायक तालियां बजाएं, तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? मैं आता हूं इन सवालों को लेकर के। पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, इस पर हम जानते हैं कि संसद को तो अखाड़ा बना दिया है, लेकिन अखाड़ा बना है कुछ राज्यों में भी, जहां पर ऊपर तो INDA का गठबंधन हो गया है, लेकिन पंजाब कांग्रेस, चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो या फिर बंगाल कांग्रेस, ये तमाम कह रहे हैं कि हम तो हाथ नहीं मिलाने वाले, आप ऊपर मिला लो, ये गठबंधन किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि ये INDA जो है, ये खाली संसद के अंदर ही चट्टानी एकता दिखाती रहेगी या जमीन पर भी उतरेगी? विनोद जी।
जी बढ़िया सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संसद में जिस तरह से INDIA के जो विपक्षी एकता है उसने अगर अपनी ये आक्रामकता दिखाए है तो ये स्वाभाविक है, ये उनको दिखानी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति में है वो तो डेफिनेटली उनके पास मुद्दे हैं तो उस चीज़ के लिए आक्रामक होंगे, लेकिन उनकी जो ये कोशिश है कि वो अपने आक्रामकता दिखाते दिखाते सरकार को, ट्रेजरी बेंच को वो बैकफुट पे लाना चाहते हैं। इस कोशिश में वो फेल हो रहे हैं। अगर उनके चर्चा में कंटेंट है, अगर मणिपुर की चर्चा वो चाहते हैं तो सदन में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? अगर उनके पास में मणिपुर की चर्चा के लिए विषय हैं तो सरकार के पास भी जवाब है उस चीज़ का कि खुद होम मिनिस्टर वहाँ कैंप करके किस तरह से रिहैबिलिटेशन कैंप किया था और किस तरह से कांग्रेस का वो इतिहास रहा है जो मणिपुर आज भी स्थिति में है। जो कोई जो ग्रुप है वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप है उसके आपस में वो कम्युनिकेशन नहीं बना है। जो एथनिक ग्रुप है चाहे उसमें आप 3-4 ग्रुप हैं इस तरह के, तो ये सारी प्रॉब्लम तो वहाँ के उसमें जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हो रहा है। इन सब चीज़ों पे चर्चा तो जरूरी है कि इसमें संवाद होना चाहिए। इन सारे ट्राइबल कम्युनिटियों के बीच में एक कम्युनिकेशन ऐसा बने जो इस तरह की स्थिति कभी हो नहीं। लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो इम्पोर्टेंट है कि आप ये देखिए कि आज बंगाल में TMC ने शहीद दिवस मनाया है। शायद कपिल जी इस बात को बेहतर जानते होंगे कि युवा कांग्रेस के रूप में ममता बनर्जी जब वहां पे बंगाल में कांग्रेस के लीड कर रही थी तो CPM की तरफ से वहां पे गोली चली थी, सरकार की तरफ से गोली चली थी और 13 कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए थे। जी शायद कपिल जी याद कर लें उसको। 13 कार्यकर्ता मारे गए थे और उसके बाद TMC ने उसको एक शहीद दिवस के रूप में इस 21 जुलाई को बनाया और ये सालों साल चलता रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ममता बनर्जी ने उस शहीद दिवस में जो उनके ढेरों कार्यकर्ता जमा हुए थे CPM के बारे में कुछ नहीं बोला। वो हमला नरेंद्र मोदी पे कर रही थी, वो हमला केंद्र सरकार पे कर रही थी। तो ये जो आप एक तरह से एक नकली पोस्टरिंग लेते हैं कि आप शहीद दिवस मना रहे हैं, वहाँ लाखों कार्यकर्ताओं को आप ये बात बता रहे हैं कि हम किस तरह से एक बर्बरता से लड़के यहाँ आए हैं और आप CPM के बदले में BJP की सरकार, केंद्र की सरकार को आप कोस रहे हैं, उसको दोष दे रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड को आप देखते ही कि यहाँ पे पंजाब में देखिए कि जब बीजेपी और कांग्रेस ने वहां स्पीकर से ये डिमांड की पंजाब विधानसभा में कि अब कांग्रेस, यहाँ जो कांग्रेस अपोजिशन की पार्टी बनी हुई है वो दरअसल वो सरकारी पार्टी है। इनका आप सीट चेंज कीजिए कि जब वो केंद्र में और ये INDIA के गठबंधन का एक हिस्सा है तो फिर ये विपक्ष के नेता बन के और विपक्ष के चेयर को किस तरह से ये अपना बनाएंगे। अब विपक्ष का चेयर तो वहाँ अकाली और BJP की होनी चाहिए। तो फिर इस तरह का कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है कि उनका कहना है कि केंद्र में चाहे केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए आम आदमी पार्टी के साथ में जो भी समझौता कर ले लेकिन पंजाब कांग्रेस को मान्य नहीं होगा। तो आप हर जगह स्टेट में इस तरह के कंट्राडिक्शन देखिए और उसके बाद ये बात बता रहे हैं तो कपिल जी आप इसका बेहतर जवाब देंगे। बिल्कुल कपिल जी, कैसे होगा? प्रताप सिंह बाजवा तो एकदम ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हमने बता दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कैसे होगी ये एकता, या फिर ये एकता सिर्फ संसद के अंदर ही रह जाएगी? देखिए, जब भी दो पार्टियां या दो से अधिक पार्टियां साथ आती हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। मुझे लगता है कि मैं अभी विनोद जी को सुन रहा था तो विनोद जी थोड़े से हिचक रहे थे इंडिया बोलने में, वो बड़ा मैंने ध्यान से सुना, वो INDIA बोल रहे थे। दरअसल हम लोग मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, हम लोग UPA बोलते थे या UPA बोलते थे? कपिल जी आप UPA बोलते थे या UPA बोलते थे, बताइए मुझे। तो आप देखिए बताइए। ये एक मुझे लगता है कि जब एक नाम पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और जब सबकी सहमति हुई तो उस नाम से ही खलबली मच गई है। देखिए, ऑपोजिशन वाले नाम नहीं ले रहे, मीडिया नाम नहीं ले पा रहे, तो ये एक बात और बता दूं कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इंडिया जो ये गठबंधन बना है, ये मुझे लगता है कि देखिए हर एक पार्टी में, हर एक परिवार में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतने बड़े संपादक हैं, आप इतने संपादक हैं, क्या आपकी संस्था के अंदर डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते? क्या एडिटोरियल डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते? आपको लगता होगा कई बार कि नहीं ये व्यू ठीक है और किसी और संपादक को लगता होगा कि नहीं ये व्यू ठीक है। तो
देखिए डिसएग्रीमेंट, लेकिन वो उस तरह से नहीं जाता जैसे अधीर रंजन वर्सेस आला कमान या प्रताप सिंह बाजवा वर्सेस आला कमान चला जाता है। देखिए डिसएग्रीमेंट से ही क्रिएशन होता है। ठीक है, और डिसएग्रीमेंट डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसएग्रीमेंट है वो मुझे लगता है कि वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है किसी भी डेमोक्रेसी का। ठीक, आपने डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि आपका एक डिफरेंट व्यू हो सकता है और आपको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो मेजॉरिटी व्यू है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, हाँ हो सकते हैं कि मतभेद छोटे हो सकते हैं, लेकिन बड़ा जिस वो आइडियोलॉजिकल प्लैंक पे सारी की सारी पार्टियां साथ में आई है, मुझे लगता है कि बीजेपी को और एनडीए को इससे बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलिए, आपको लगता है कि दिक्कत होने वाली है, और आपने क्योंकि नाम को लेकर कहा, इसलिए मीडिया और एनडीए आपने दोनों को कहा है, तो मीडिया की तरफ से मैं बोल दूं कि हम पहले भी यूपीए बोलते थे, आप भी यूपीए बोलते थे, उपा नहीं बोलते थे, एनडीए बोलते हैं, यूपीए बोलते हैं, इसलिए हम INDIA बोल रहे हैं। और जहां तक बात कानूनन है तो इस नाम के इस्तेमाल को कानूनन भी चुनौती मिल चुकी है। आप अगर इंडिया बोलेंगे तो मुझे लगता है इंडिया पे तो सबको गर्व है। नहीं, इंडिया हमारा देश है। इंडिया कुछ पार्टियों का गठबंधन नहीं हो सकता। इंडिया हमारा देश है, इंडिया कुछ पार्टियों का गठबंधन नहीं हो सकता। खैर, इसको कानूनी रूप से भी चुनौती मिली है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन सिद्धार्थ जी के पास चलता हूँ। सिद्धार्थ जी, जो सवाल अभी वो उठा रहे हैं वो कह रहे हैं, चलिए जी, हमारा जो ये चाहे प्रताप सिंह बाजवा रहें, अधीर रंजन चौधरी रहें, ये तो लोकतंत्र की आवाज़ है। हमने गठबंधन बनाया है, इससे इतनी ज़्यादा घबरा गए हैं एनडीए वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले, तो क्या आप सच में घबराए हुए हैं इनके गठबंधन से? नहीं, कपिल जी ने कहा कि बौखलाहट हो गई है, घबराहट हो गई है मात्र नाम से। हाँ, मैं मानता हूँ किस प्रकार की बौखलाहट। हाँ, ये तो नाम बदल करके मैदान में उतरने वाले लोग हैं। हाँ, जो जानते हैं कि यूपीए का नाम लेकर के अगर जनता के बीच में गए, तो जनता को याद आ जाएगा यूपीए का दौर, जबकि प्रचलित नाम है यूपीए जी, साल 2004 से ही जी। याद आ जाएगा वो काले दिन, याद आ जाएंगे वो दिन जब लोगों की जेबों पर डाके डाले जाते थे। और इसीलिए मैं कपिल जी को, और इसीलिए मैं कपिल जी आपको बीच में नहीं टोका। कपिल जी आपको मैंने बीच में नहीं टोका। इनको सुन लीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। हाँ, मेरे पास भी आवाज है और बोलने की बारी आपकी भी आएगी। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप किसी गधे को लें और उसका नाम हुसैन बोल्ट रख दें और उसको ओलंपिक में दौड़ा दें, तो ऐसा नहीं कि वो जीत जाएगा। अच्छा। इसमें आप गधे को बदल के कछुआ भी कर सकते हैं। कपिल जी, बुरा ना माने, उदाहरण के लिए मैंने ऑन लाइटर नोट बोला है। ठीक है। इसीलिए ये जो एक मैं सोच जो है, मैं इसमें गंभीरता में भी जाना चाहता हूं। आप देखिए, देश में एक सोच रही है हमेशा से कि कुछ परिवार, कुछ नामदार लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा से देश को अपनी जागीर मानते आए। उन्होंने हमेशा से माना कि जो ये है, ये जो देश है, ये हम ही है, हमसे बाहर कुछ नहीं है। इसलिए हमने इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया जैसे नारे को भी सुना। और यही उस सोच का विस्तार है कि आज कुछ पार्टियों ने अपने ही अलायंस का नाम रख दिया इंडिया। मतलब उनकी पार्टियों के बाहर वो मानते ही नहीं कि देश कुछ है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो जितनी पार्टियां हैं, ये तो सारे एक भ्रष्टाचारियों का जटगोड़ है। तो क्या इंडिया एक भ्रष्टाचारियों का जटगोड़ है? ये तो वो पार्टियां हैं जिनको 9 साल से देश की जनता नकारती आ रही है। उनको प्रदेश में नकारा, देश में नकारा, तो क्या इंडिया को नकारा? इसलिए अब इंडिया के नाम के पीछे छुपना, आप ठीक है, आप INDIA आपने नाम रखा है, वो ठीक है, पर उस नाम का इस्तेमाल करना जो दिल में नहीं है उसको जबान पे लाना और कोशिश करना कि देश की जनता आपकी बात मान लेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। और ये तो जो डिसएग्रीमेंट्स हैं पूरे इस अलायंस में, वो तो धीरे धीरे निकल कर आएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही चीज पर बात हुई है, वो है CSF। ये है करप्शन सेटलमेंट फॉर्मूला। अच्छा, अभी तो सारी आपने एक नया टर्म दे दिया। ये बिल्कुल यही टर्म है जिस पे बात हुई है। देखिए, इतने दल साथ में निकल करके आ गए, उन्होंने अभी तक सीट शेयरिंग पे बात नहीं की। उन्होंने बात नहीं करी कि वो किस राज्य में कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। तभी तो बात है कि राजा वड़िंग ऐसा बोल रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा ऐसा बोल रहे हैं, मुंबई में कर लेंगे हम लोग। वो तो करेंगे ना, वो जब करेंगे तब इनकी असलियत निकल करके आएगी। जो खून के प्यासे रहे हैं, बंगाल में TMC और कम्युनिस्ट अपने रहे हैं, केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है पंजाब के अंदर, सभी राज्यों में जिनका झगड़ा है, उन्होंने मात्र एक बात पे तय किया है कि
कि एक करप्शन सेटलमेंट फॉर्मूला एक बना लेते ठीक, हैं ठीक। कि हम सत्ता में आकर एक दूसरे ठीक के है। करप्शन को कैसे छुपाएं, ठीक। मात्र यही इनका उद्देश्य है। लौटता हूं आपके पास और विनोद जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले छोटा सा काउंटर कपिल जी का। कपिल जी काउंटर कीजिए, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा मैं। देखिए अभी जो हमारे भाई हैं भाजपा प्रवक्ता, उन्होंने एक बात यूजुअल बोल्ट के बारे में बात करी, तो मैं एक वाक्य मैं भी रखना चाहूंगा कि अगर झूठ बोलना अगर रेस हो, झूठ बोलना की एक रेस हो, तो मुझे लगता है कि भाजपा यूजुअल बोल्ट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। और एक और इन्होंने बात करी कि यूपी से तो लोगों को पुराने दिन याद आ जाएंगे, तो मैं अब मेरे भाई को याद करा दूं, ये वही पुराने दिन थे जब पेट्रोल 60 का था और जो नरेंद्र मोदी जी के एड्स आते थे अखबारों में, बहुत हुई महंगाई की बात, डीजल 60 के वो भी दिन थे, वो भी दिन थे कपिल जी, जब ए से लेकर जेड तक भ्रष्टाचार था, जब जीजा जी 2G 3G सारे भ्रष्टाचार थे। अब इनको सुन लेते हैं और एक सवाल। सिद्धार्थ जी अब आप सुनिए, जब ये जो तो मैं सिद्धार्थ जी को बोलूं कि हाँ लोगों को याद आ रहे हैं वो दिन जब 60 रुपए में पेट्रोल बिक रहा था, जब डॉलर का दाम 60 रुपए था, जब प्रधानमंत्री बोलते थे कि भैया डॉलर तो हमारा आईसीयू में पहुंच गया है। आज क्या है सिद्धार्थ जी, डॉलर का आज का आपको दाम पता है क्या है आज का? नहीं, मैं बताता हूँ आज का क्या है। आज का दाम बताता हूँ कपिल जी। आज रशिया और श्रीलंका डॉलर में ट्रेड ना करके अपने ड्यूज को रुपी में सेटल कर रहे हैं। आज हमारा यूबीआई आईफल टावर पे चल रहा है। ये है आज का दिन। पास लौटूंगा, आपके समय में नहीं था। लौटूंगा, लेकिन विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, अभी कपिल जी कह रहे थे कि वो दिन बड़े अच्छे थे, तो एक सवाल तो बनता है कि अगर इतने ही अच्छे थे तो 19 साल 20 साल पुराने नाम यूपीए को रहने देते, फिर उसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी और INDIA करने की जरूरत क्यों पड़ी? विनोद जी देखिए लाल जी, कपिल जी और सिद्धार्थ जी में जो बात हो रही है उसमें मुझे मत उलझाइए। वो दोनों प्रवक्ताओं की आपस में वो बात चल रही है और वो बढ़िया डिस्कस कर भी रहे हैं, तो सिद्धार्थ जी से जवाब उनको मिला है, उस बीच में मुझे नहीं आना है। लेकिन कपिल जी ने मुझे पूछा है तो मुझे उनका जवाब बनता है कि मुझे देना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि जो INDIA के कहते हुए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मुझे कपिल जी दिक्कत इंडिया कहते हुए भी नहीं हो रही है। ये दिक्कत आपकी पार्टी को सबसे पहले राहुल जी को हुई थी। जैसे ही इंडिया का नाम आया था तो अगले दिन कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल से क्यों इंडिया जीतेगा भारत, फिर उसके साथ में टैगलाइन जोड़ा गया था। तो ये आपको दिक्कत है। आपको लगता है कि इंडिया के नाम से जो परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, आज की तारीख में वो परसेप्शन का जमाना नहीं रहा। आप अगले दिन आ गए जीतेगा भारत उसमें टैगलाइन लेके, मतलब इंडिया पे आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अगर ये सारे चीज परसेप्शन के खेल में आप अगर जो छुपना चाहते हैं, उसको आज की सोशल मीडिया की जो ताकत है वो छुपने नहीं देगी। आपको छुपने नहीं देगी, आपको बाहर निकाल देगी। अब जब कोशिश करेंगे किसी चीज में ढाल लेने के लिए, वो आपको एक्सपोज कर देगी। तो अब ये देखिए कि 3-4 बड़े नेता तो सीधे सीधे पहले दिन आ गए इस शास्त्रार्थ में, इस डिस्कशन में कि ये आइडिया किसका है। कभी उस कांग्रेस के हैंडल से कहा गया कि राहुल गांधी का ब्रेन चाइल्ड है, कभी वो ममता बनर्जी के TMC के लोगों ने कहा ये ममता बनर्जी का है कि आप इंडिया को हरा नहीं पाओगे। तो इसके बाद उद्धव ठाकरे का नाम आ गया। अब ये डिस्कशन को छोड़ दीजिए, हम लोग आज जो टॉपिक है हमारा, कि सबसे पहले कपिल जी आप बहुत, मैं कह सकता हूं कि आप गंभीर चर्चा करने वाले में से हैं, और आप जब ये हल्की बात करके आप इस पूरे डिबेट को ये करना चाहते हैं तो सिद्धार्थ जी आपको बाएं दाएं जाने नहीं दे रहा है। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज ये डिस्कशन में है कि आप परसेप्शन की सियासत कर रहे हैं। मणिपुर में जो हुआ है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत दुखद घटना है। बिल्कुल। ये पूरे आधी आबादी के साथ में अन्याय है, ये एक महिला सम्मान के साथ में अन्याय है। लेकिन आप जब मणिपुर के हल्ला को लेके उसको लेके आप तख्ती लगाएंगे और आप राजस्थान के बारे में चुप हो जाएंगे। आज लॉकेट चटर्जी रो रही थी वर्चुअली, वो वहां के देख आई है। आपके राहुल गांधी अगर वहां जा रहे हैं तो बंगाल जाने के लिए क्या उनको फुर्सत नहीं है कि एक दिन वो चले जाते? क्या वो एक ट्वीट कर देते इस बंगाल के इशू को लेके? तो अगर ये सारी चीजें आप मेरा घर तेरा घर कर रहे हैं तो आप महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप सिर्फ परसेप्शन बना रहे हैं। कपिल जी छोटा सा काउंटर। विनोद जी, बहुत ही संवेदनशील इशू है,
बहुत जिम्मेदारी से इस पे अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ। आपने बात करी कि तेरा घर मेरा घर नहीं होना चाहिए। अभी सिद्धार्थ जी ने जब बात करी, सिद्धार्थ जी ने बात करी और उन्होंने अपने वाक्य के अंदर, वक्तव्य के अंदर बोला कि रिपोर्टेड केस हैं। अब रिपोर्टेड केस का क्या मतलब होता है कि आप अगर कोई क्राइम हुआ, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको दर्ज किया, उस पे कार्रवाई हुई, उसकी जानकारी लोगों तक गई। ये फर्क होता है रिपोर्टेड केस में, जब आप सरकार जो वहां पे स्थिति है उसको कोई छुपाने का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज मणिपुर में क्यों परेशानी है? ये इंसिडेंट जो का वीडियो जो छोटा सा जवाब लेने दीजिए, छोटा सा जवाब लेने दीजिए। जो वीडियो आप आज देख रहे हैं ये 4 दिन का वीडियो है। सिद्धार्थ जी छोटा सा जवाब दें और चलें। अगर एक मिनट मैं ये मान नहीं सकता कि सरकार के पास इसका संज्ञान नहीं था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोलती हैं कि जिन लड़कियों के साथ ये अन्याय हुआ वो पुलिस की कस्टडी में थी और सिद्धार्थ जी मॉब्स ने उनको पुलिस की कस्टडी में से निकाल के ये सिद्धार्थ जी आप छोटा सा जवाब दें। तो ये फर्क है, ये फर्क है, इसलिए मणिपुर की बात होनी चाहिए। और एक मैं आपको और बात बताता हूँ, समय की कमी है, जल्दी से। दिल्ली के अंदर निर्भया हुआ, वहां पे जब ऐसा घिनौना अपराध हुआ उस टाइम यूपी की सरकार थी, निर्भया के इलाज के लिए उसको सिंगापुर भेजा गया। ठीक है, आप उस कांड का रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, जब वो नहीं बच पाई, वहां पे यूपीए के मिनिस्टर्स ने ये नहीं बोला कि बीजेपी शासित राज्य के अंदर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। सिद्धार्थ जी का जवाब बॉडी को लेने के लिए एयरपोर्ट में मनमोहन सिंह जी खुद मौजूद थे। ठीक सिद्धार्थ जी का छोटा सा जवाब। कपिल जी फर्क दूसरा भी है। उस फर्क को आप ये समझिए कि आपने अभी मणिपुर को तो याद किया, आपने 2019 में राजस्थान के अलवर के केस को याद नहीं किया। बहुत सारे ऐसे केस हैं। जब बहुत सारे केसेस पर मैं एक उल्लेख ऐसा कर रहा हूं, जब 30 अप्रैल को घटना घटी, 7 मई तक पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं होने दी, पंचायत ने फैसला करके राजस्थान में नग्न घुमाया महिलाओं को, की कोशिश करी। ये तो वो हैं जो रिपोर्ट करने के बाद जिनको अवसर नहीं मिल रहा। आप रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड में आपकी सरकार रिपोर्ट होने वाले केसेस को भी दबाने का काम बिल्कुल करती है। चर्चा अगर होनी चाहिए तो व्यापक होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं सब जगह की एक सी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य की महिला अलग है, दूसरे राज्य की महिला अलग है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कपिल जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका भी और विनोद जी आपका भी। तो ये जो नया गठबंधन INDIA है, इस पे नाम से लेकर के और इसके प्रोग्राम तक कई तरह के अंतर्विरोध हैं। आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुढ़बा कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा, और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, पकड़ो है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस समय हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे पर फैसला सुना दिया है। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद पर अपना फैसला सुनाया है। ये ज्ञानवापी मामले में ASI के सर्वे की इजाजत दे दी गई है अदालत के द्वारा। वाराणसी कोर्ट ने ASI सर्वे के पक्ष में फैसला दिया है। यह ब्रेकिंग न्यूज इस समय कि विवादित हिस्सा जो है उसको छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा, वैज्ञानिक सर्वे। वाराणसी की अदालत ने यह ज्ञानवापी मस्जिद पर एक बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले का इंतजार था। तो ज्ञानवापी मामले में ASI के सर्वे की इजाजत दे दी गई है, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर। और वाराणसी कोर्ट ने ASI सर्वे के पक्ष में फैसला दिया है कि हां इस सर्वे को किया जाए।
ग्रीन सिग्नल दे दिया है सर्वे को, विवादित हिस्से को छोड़कर, लेकिन पूरे परिसर का सर्वे होगा। तो ये जो इस समय की सबसे बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद पर यह बड़ा फैसला वाराणसी की अदालत की तरफ से। तो वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे के पक्ष में फैसला दिया है और ये फैसला जो है उसमें खास तौर पर यह कहा गया है कि विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी की अदालत का यह फैसला, और जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी दिनों से यह मामला चल रहा है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी आया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस वाराणसी की अदालत में सुनवाई के लिए कहा था। और उसी क्रम में जो वैज्ञानिक सर्वे है, एएसआई का सर्वे है, उसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी हिंदू पक्ष के द्वारा और फिर उसका विरोध भी किया गया था दूसरे पक्ष के द्वारा। तो अब जाकर के आज वाराणसी की अदालत का ये फैसला आया है ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर, जिसके तहत एएसआई सर्वे के पक्ष में फैसला दिया गया है और मस्जिद परिसर के सर्वे का कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि विवादित हिस्से को छोड़ करके बाकी पूरी जगह का ये वैज्ञानिक सर्वे हो, पूरे परिसर का ये सर्वे कराया जाएगा एएसआई के द्वारा, वैज्ञानिक सर्वे। इस पर वाराणसी की अदालत का ये बड़ा फैसला आ चुका है। तो ज्ञानवापी मामले में एएसआई के सर्वे की ये इजाज़त मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे के पक्ष में ये फैसला दिया है। ज्ञानवापी विवाद जो भूमि को लेकर के है, वाराणसी से खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह। हरिकेश, ये जो फैसला आया है, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल किसी वकील ने अभी तक शेयर किया है, बात की है किसी वकील ने इस फैसले के बारे में? देखिए लालटेन, जैसा कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं जी, लोग ने आकर फैसले की जानकारी दी और ये फैसला बहुप्रतीक्षित आप कह सकते हैं, कई दिनों से चल रहा था, बहस हो गई थी दोनों पक्षों की और सुरक्षित रखा था। आज बताया गया था हम लोगों को कि 2 बजे फैसला आएगा, फिर उसके बाद बताया गया कि अभी मैटर टाइप हो रहा है 3:30 बजे। तो अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला आया है और आप इसको कह सकते लोगों की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बार बार ये मांग हो रही थी, वो बार बार इस तरह की मांग हो रही थी। क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर का भी जो फैसला आया वो इसी तरह के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर ही आया, एक बहुत बड़ा जो है मान्यता मिली उसके आधार पर। और आर्कियोलॉजिकल अभी फैसला आया है कि ज्ञानवापी के जो विवाद है इसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, होने जा रहा है। और आपको लालचंद में बताऊं कि चूंकि ज्ञानवापी पर लगातार के माध्यम से हम लोग देश को बताते आए हैं किस तरह से ये उसका जो ढांचा है वो भी आप देखेंगे, हिंदू पक्ष बार बार ये क्लेम करता है कि ये काशी विश्वनाथ बाबा का जो मंदिर है, अभी फिर तो एडवोकेट ने किया था, जो सर्वे कराया गया था, जिला ने करवाया था, उस समय भी एक शिवलिंग का आकार निकल के आया था उस पर। जी लगता है हरिकेश की आवाज जी फैसला इस तरह का लालचंद आया है, जिससे कि जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा तो जो ज्ञानवापी का बनावट है, कब का बना है, ये इस तरह की चीजें सामने आएंगी। और जो हिंदू पक्ष हो या जो ज्ञानवापी के लिए मुस्लिम पक्ष का जो क्लेम है ये सामने आ पाएगा जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा। और ये निश्चित रूप से वैज्ञानिक तथ्य के रूप में सामने आएगा जो सर्वे होगा। तो एक बहुत बड़ी जीत आप कह सकते हैं हिंदू पक्ष की, जो इस सर्वे के आदेश के आने के बाद जो है, और हिंदू पक्ष में काफी उत्साह है। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, जरा देख लेते हैं कि मामले में इस फैसले पर वकील का क्या कुछ कहना है। मैं आपके पास फिर लौटता हूं हरकेश। जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट। जी देखिए, हमने कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है आज भी वहाँ पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज़ आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जाँच की बहुत ज़रूरत है। GPR सर्वे द्वारा उसकी जाँच की जाए। हमने कोर्ट को ये भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर
फ्यूचर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। तो ये आप सुन रहे थे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन बता रहे थे फैसले के बारे में, और हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकेश, हमने विष्णु जैन की बातों को सुना, क्या कुछ विस्तार से उन्होंने बताया, क्योंकि हमने उनकी बातचीत के एक हिस्से को सुना है। देखिए लालचंद, जैसा कि ज्ञानवापी जो पूरा ढांचा है वो एक तल है जिसके ऊपर चीजें दिखाई देती हैं, और उसके जो बनावट है उसको कोई भी देखेगा तो जो मंदिर का क्लेम है वो साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अभी विष्णु जैन जी कह रहे थे उन्होंने बंद हैं जी, बंद है, उसका सर्वे किया जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा, तो वो उसकी उम्र, उसकी आय, उसकी बनावट, ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे में निकल कर आएगा। और जो शुरू हुआ श्रृंगार गौरी से शुरू हुआ, तो ये जो भूतल है जिसको आप कह सकते हैं, या आज की तारीख में वो तहखाने जैसी स्थिति में है, तो जो मूल का मंदिर है उसके ठीक सामने एक नंदी जी, बड़े से नंदी जी हैं, और ऐसी मान्यता है, एक ज्ञानवापी एक कूप भी है वहां पर, तो ऐसी मान्यता है कि नंदी का जिधर मुंह होता है उधर ही बाबा अक्सर विराजते हैं। ठीक है। ये निश्चित है कि जिधर नंदी जी का मुंह होता है उसी तरफ बाबा विराजते हैं। और वो जो नंदी हैं उनको जो है जो ज्ञानवापी का जो तथाकथित ढांचा है उसके ठीक सामने की तरफ है। तो जो जैसा कि फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम आगे आपसे और जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन ये बड़ा फैसला, इस समय का ब्रेकिंग न्यूज। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी की 2 फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और महिलाओं के खिलाफ बर्बरता को लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा और अत्याचार के आरोपों की जांच के लिए इस टीम का गठन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस टीम का गठन किया था। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की 5 महिला सांसदों की एक तथ्य खोज यानी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का टीम का गठन किया था। और इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में अराजकता की पूरी स्थिति और राजनीतिक विरोधियों के प्रति राज्य सरकार की असंवेदनशीलता उजागर हो रही है, ऐसा जेपी नड्डा का कहना है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों पर इस तरह के उत्पीड़न को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, यह जेपी नड्डा का कहना है। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जो कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रसेनजीत, आज भारतीय जनता पार्टी सभी ब्लॉक पर प्रदर्शन कर रही है और इस बीच में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसने रिपोर्ट सौंप दी है। ममता बनर्जी मणिपुर जाने का तो प्लान बना रही हैं, अपने ही राज्य के लोगों को क्यों बिसार दिया उन्होंने? देखिए लालचंद, मैं 2 पॉइंट बता दूं, मुझे पता नहीं कितना वक्त हमारे पास है। एक तो है कि कामदुनी बोल के एक जगह है नॉर्थ 24 परगना में, जहां पे कई साल पहले इस तरह की गैंग रेप की घटना में जब गांव की महिलाओं ने ममता बनर्जी के सामने अपना विरोध प्रकट की थी, तो ममता बनर्जी ने उन लोगों को नक्सलवादी बोल के उनका जो विरोध है उस विरोध को पूरी तरह से नकार दी थी। यह है ममता बनर्जी जो मणिपुर के बारे में कह रही है। दूसरी कहानी यह है, उसी जिला में कुछ ही दिन पहले शायद आप लोगों से भी मैं बात किया था कि एक नाबालिग लड़की को तृणमूल एक नेता की बेटे ने एक जन्मदिन के अनुष्ठान में कुछ रेप करने की काम किए थे, और बाद में उस लड़की की जब मौत हो गया तो बिना पोस्टमार्टम की उसे जला दिया गया था। और ममता बनर्जी बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने कही थी कि हो सकता है कि उस लड़की की कोई नाजायज एफआईआर किसी जगह पे है, इसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। ये वो ममता बनर्जी है जो मणिपुर के बारे में अपना आंसू बचा। अब बस सब कुछ याद है तो बस देश के लोगों को यह याद रखना चाहिए। सिर्फ हम जैसे गरीब पत्रकारों को ये याद है रहता है, लेकिन बाकी लोगों को याद रहे। और ये मणिपुर की बात कह रहा है तो मणिपुर के बारे में बताओ कि वहां पे मोइरांग बोल के एक जगह है जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के लिए पहले झंडा फहराए थे। कितने सारे बंगाली जो ममता बनर्जी के साथ तो मोइरांग जाके नेताजी का चरण स्पर्श करके आए थे। मुझे पता है कोई नहीं गया। यही हाल है पश्चिम बंगाल की और ममता बनर्जी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए। समय की कमी है, चलते चलते हम दिखा देते हैं कि इस पूरे मामले पर अमित मालवीय ने क्या कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए।
अमित मालवीय ने ट्वीट पर लिखा है, चूंकि ममता बनर्जी की मृत अंतरात्मा आखिरकार सामने आ गई है और वो शर्मिंदा महसूस कर रही हैं। यहाँ पंचला पीड़िता की शिकायत है, जिसे टीएमसी उम्मीदवार और उसके गुर्गों द्वारा एक मतदान केंद्र के अंदर 8 जुलाई 2023 को नग्न कर दिया गया था। एफआईआर की प्रति जिसमें अपराधियों के नाम हैं, उन्हें इस घटियापन की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पद छोड़ देना चाहिए तुरंत, इससे पहले कि आपकी अंतरात्मा फिर से कब्र में चली जाए। तो ये तंज कसा है अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर। उसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।